हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 34 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 34 है। इससे पहले हम लोग 33 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और जो लोग पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाकर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें, ठीक है। और आपको बता दें कि जल्द ही आप लोगों के लिए आने वाला है फास्ट रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा वो। एक ही वीडियो में पूरा सीडीपी समेट देंगे। 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी सीडीपी हैं सभी एक वीडियो में समेट देंगे। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में समेट देंगे और साइंस का प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में समेट देंगे, ठीक है। हिंदी सीडीपी और साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 वीडियो में 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के प्रैक्टिस सेट को 3 वीडियो में समेट देंगे। एक में हिंदी, एक में साइंस और एक में सीडीपी, ओके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जब वो सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर अपलोड होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ओके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, विकास के व्यक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बताइए भाई, क्या महत्वपूर्ण है? पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, या फिर शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, या फिर वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना, या वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, ओके। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है या करता है अथवा अनुभव करता है वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतरक्रिया का परिणाम होता है। इसलिए व्यक्ति विकास की व्यक्तिक भिन्नता को समझने के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की परस्पर अंतरक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए भाई, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। जी सही है, होता है क्रमिक। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। बिल्कुल सही है भाई, ये भी सही है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। नहीं भाई, ये ऑप्शन गलत है और गलत ही हम लोगों को ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ओके। व्यक्ति का विकास निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करता है। पहला है, विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है, यानी विकास की प्रक्रिया जो है सतत रूप से चलती रहती है। और दूसरा है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। और तीसरा है, विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। चौथा है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। पांचवा है, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। छठवां है, विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर, ठीक है, विकास रेखीय गति एवं
स्थिर दर से ना होकर चक्राकार ढंग से होता है। और अगला है विकास अधोगति रूप से। विकास अधोगति रूप में अर्थात सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, विकास अधोगति रूप में अर्थात सिर से पैर की ओर होता है। अतः विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वाले भाई अंग्रेजी भी देख लें। ठीक है, देखिए अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचना क्या है? बताइए भाई, इसका सही विवेचना क्या है? लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, या फिर यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, या फिर कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, या फिर लड़कियों की तुलना में लड़कों की शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ठीक है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक परस्पर क्रिया करते हैं। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। एक शिक्षक को किसी लिंग विशेष के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने से बचना चाहिए तथा उसे पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं से ऊपर उठकर शिक्षण व्यवहार करना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? बताइए भाई, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, या फिर मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, या बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में अमेरिका के जॉन डेवी, ठीक है, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जॉन डेवी। ठीक है, अमेरिका के जॉन डेवी का विशेष योगदान रहा है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में बालक के व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करते हुए एक ऐसे शिक्षण व्यवहार का निर्माण करना चाहिए जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी योग्यता, क्षमता एवं आवश्यकता अनुसार अपना विकास कर सके। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, दृश्य रूप से बधिर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करना चाहिए? बताइए भाई। दृश्य रूप से बधिर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए? बताइए भाई।
कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, या फिर स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, या फिर अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, या स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग में लाना या प्रयोग करना। ठीक है, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी ही सही है। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ठीक है। दृश्य रूप से बधिर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। दृश्य रूप से बधिर बच्चों के अनुदेशन के लिए निम्न शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चश्मा, आवर्धक उपकरण, बड़े आकार के छपे पुस्तकों का उपयोग, उभरा हुआ और स्पर्श युक्त शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे मानचित्र, ग्लोब चार्ट, मॉडल और एक आदि। ब्रेल स्लेट, ठीक है, ब्रेल स्लेट, टेलर फ्रेम, सफ़ेद छड़ी जिसे हम लोग कहते हैं वाइट कैन, अबेकस न्यून दृष्टि हेतु उपकरण, लो विजन एड्स, स्क्रीन रीडर और स्कैनिंग सॉफ्टवेयर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? बताइए भाई किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, या प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम एक साथ दो या उससे अधिक विद्यार्थियों को एक साथ सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। सहयोगात्मक अधिगम का आधार है बच्चों के समूह में ज्ञान का सृजन, सदस्यों द्वारा पारस्परिक अंतर्क्रिया करके अनुभवों को बांटकर तथा सक्रिय भूमिका निभाकर अधिगम करना। सहयोगात्मक अधिगम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करता है। यह प्रत्येक बच्चे को अपने विचार, भाव व अनुभव व्यक्त करने का अवसर देता है, इसलिए सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बताइए भाई। मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, या फिर विशिष्ट शिक्षा योजना, या एक रूप निर्देश? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, विशिष्ट शिक्षा योजना। ठीक है। एक समावेशी कक्षा में विशिष्ट शिक्षा योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। विशिष्ट शिक्षा योजना से तात्पर्य है व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना बनाना। विशिष्ट शिक्षा योजना के माध्यम से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों की योग्यता, क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कार्य कर सकता है।
तथा विद्यार्थी भी अपनी योग्यता एवं क्षमता के सापेक्ष अपना विकास कर सकते हैं। समावेशी कक्षा में विद्यार्थी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट शिक्षा योजना आवश्यक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए भाई, कौन सा सही है? पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी, या फिर सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय, कार्य को पूरा करने में धीमे हैं, या फिर अवधारणा बोले हैं अवधानात्मक कमी, अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, या फिर श्रव्य क्षतिपूर्ति, अधिगमकर्ता दृश्य सूचना को समझ नहीं सकते हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है भाई। अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में पहला युग्म सही है। ठीक है, पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता द्वारा धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी होती है। अन्य तीनों मिलान युग्म इस प्रकार होंगे। किस प्रकार होंगे भाई? सृजनात्मक अधिगम, ठीक है, सृजनात्मक अधिगम उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, और अवधान की कमी अधिगमकर्ता, अवधान की कमी अधिगमकर्ता अति सक्रिय, कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। ठीक है, और अगला है श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, सुनने की क्षमता में कमी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? बताइए भाई, किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? बताइए। क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, या फिर अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, या फिर अहम केंद्रित बच्चों की? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, सृजनात्मक बच्चों की। ठीक है, एक समस्या को मूल रूप एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता सृजनात्मक बच्चों की होती है। ठीक है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता सृजनात्मक बच्चों की होती है। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। टॉरेंस ने सृजनात्मक बच्चों की 84 विशेषताओं की एक सूची बनाई है। जैसे टॉरेंस एक साइंटिस्ट है भाई, देखिए लिख दे रहे हैं टॉरेंस। ठीक है, टॉरेंस ने सृजनात्मक बच्चों की 84 विशेषताओं की एक सूची बनाई है। जैसे कठिन कार्यों को करना, रचनात्मक आलोचना, या फिर रहस्यात्मक खोजों के प्रति आकर्षित होना, संवेगात्मक रूप से संवेदनशील होना आदि। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता? बताइए भाई,
देखिए, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। या फिर शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। या अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी ही सही है भाई। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर देने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को ... निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय ... के। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, या फिर असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, या फिर अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, या फिर अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। ठीक है, बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी ही सही है, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। ठीक है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने का अर्थ है सीखने के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन का लक्ष्य। इसलिए किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य सीखने के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना होना चाहिए बजाय व्यवहार प्रदर्शन के। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? बताइए भाई। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, या उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, या एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, या पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। ठीक है, निम्नलिखित क्रियाकलाप अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित होता है। पहला है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। ठीक है, और दूसरा है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, और तीसरा है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, और चौथा है उदाहरणों को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ना। ठीक है, अतः दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, क्योंकि अधिगम का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन करना होता है, ना कि स्मरण करना या दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसमें वाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। कौन है भाई? मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, या फिर गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, या मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, या मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह आनंददायक है। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ठीक है, यह कथन जो है वाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। वाह्य अभिप्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, प्रतिद्वंदिता, अंक आदि का प्रयोग करके बालक को बाह्य अभिप्रेरणा प्रदान करता है। इस अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए भाई, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल गैर उदाहरण देना चाहिए, या फिर उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, या उदाहरण एवं या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, या फिर केवल उदाहरण देने चाहिए? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा जान लीजिए भाई। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा शिक्षण करते समय उदाहरण को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे अपने अनुभवों से जोड़ते हुए अवधारणाओं को समझ सकें। साथ ही बच्चों के सामने ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए जो नियम या सिद्धांत से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित ना होते हुए भी उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। इससे वे स्वयं चिंतन करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? बताइए भाई। सूचना का संचरण, या फिर दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, या एक रूप मानकीकृत परीक्षण, या फिर अन्वेषण एवं चर्चा? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, अन्वेषण एवं परिचर्चा। ठीक है, अन्वेषण एवं परिचर्चा बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। अन्वेषण एवं परिचर्चा दोनों बच्चों के सक्रिय भागीदारिता के अन्वेषण एवं परिचर्चा दोनों बच्चों के सक्रिय भागीदारिता के द्वारा ज्ञान निर्माण में योगदान करते हैं। इसमें दोनों में मतलब इन दोनों में छात्र शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान की खोज करते हैं, अर्थात स्वयं सीखते हैं।
इसमें शिक्षक ऐसा वातावरण का निर्माण करता है कि छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाए। सभी छात्र समस्या के संबंध में चिंतन तथा निरीक्षण करते हैं तथा अंत में निर्णय निकालते हैं। इन दोनों नीतियों के अंतर्गत सभी छात्र अपनी अपनी क्रियाओं द्वारा सत्य की खोज करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? बताइए भाई कौन है? लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, या फिर संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, या फिर उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, या हम उम्र साथियों को समझाना या स्वयं से प्रश्न करना। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सभी के सभी ऑप्शन सही है भाई, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी के सभी सही हैं। ओके, प्रभावी अधिगम की रणनीतियों के संबंध में निम्नलिखित उदाहरण सही हैं। नंबर 1 है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, और दूसरा है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, तीसरा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, चौथा है हम उम्र साथी को समझाना, पांचवा है स्वयं से प्रश्न करना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए रचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? बताइए रचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? कोरी पट्टियाँ या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, या फिर एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है, या एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, या फिर लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ठीक है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। संरचनात्मक ढांचे की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहते हैं, और दूसरा है वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, और तीसरा है गतिविधियां अंतरक्रियात्मक एवं विद्यार्थी केंद्रित होता है, और चौथा है विद्यार्थी अपने स्वयं के अनुभवों से नए अर्थ गढ़ते हैं या बनाते हैं, और पांचवा है अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में सहायता करता है जिससे विद्यार्थी एक उत्तरदायी समस्या के रूप में कार्य करने के लिए उत्साहित रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? बताइए भाई किस प्रकार की होती है? कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, या फिर सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, या
उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। ठीक है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को सहयोगात्मक होना चाहिए तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करनी चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम एक शिक्षण अधिगम विधि है। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम एक शिक्षण अधिगम विधि है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिलकर एक महत्वपूर्ण समस्या का अन्वेषण करते हैं या कोई अर्थपूर्ण प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम में अध्यापक कार्यों को विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम में अध्यापक कार्यों को विभिन्न समूहों में बांट देते हैं और यह समूह के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से कार्य को मिलजुल कर पूरा करने की योजना बनाते हैं। इसमें अध्यापक का स्वामित्व तो नहीं होता है बल्कि वह सहयोगी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न हैं, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, या सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। बच्चे सीखते समय गलतियां करने या गलतियां खिड़की के समान होती हैं। ठीक है, बच्चे सीखते समय गलतियां करते हैं और यह गलतियां जो होती हैं खिड़की के समान होती हैं जो अध्यापक को प्रतिपुष्टि के रूप में प्राप्त होती है। अध्यापक इसी आधार पर विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार करता है। कभी कभी बच्चों में भ्रांत धारणाएं बन जाती हैं। इन धारणाओं में अध्यापक विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सुधार कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? बताइए भाई, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है भाई? बताइए। स्कीमा, प्रतिमान, या फिर मानसिक मैप, या फिर मानसिक उपकरण। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, स्कीमा। ठीक है, पियाजे के अनुसार स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसे मानसिक संरचना से लिया जाता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। दूसरे शब्दों में स्कीमा जानने व समझने में शामिल मानसिक व शारीरिक क्रियाओं द्वारा दोनों वर्णन है। ठीक है, दूसरे शब्दों में स्कीमा जानने व समझने में शामिल मानसिक व शारीरिक क्रियाओं दोनों का वर्णन है। स्कीमा ज्ञान की श्रेणियां हैं जो संसार की समझ और व्याख्या में
हमारी मदद करती हैं। ठीक है, स्कीमा ज्ञान की श्रेणियां हैं जो संसार की समझ और व्याख्या में हमारी मदद करती हैं। जैसे बच्चे के अनुभवों में विस्तार होता है, वैसे वैसे नवीन अनुभवों व जानकारी के आधार पर पूर्ववर्ती स्कीमा में संशोधन, जोड़ना या परिवर्तन या नया स्कीमा बनाने की प्रक्रिया होती जाती है। ठीक है, इसलिए पियाजे ने स्कीमा को विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना कहा है। ठीक है, पियाजे ने स्कीमा को क्या कहा है भाई? विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना। ठीक है, देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? बताइए भाई, कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? साम्य धारण, या फिर संरक्षण, या फिर बुद्धि, या फिर समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की के अनुसार बालक क्षमताओं की सीमाओं में बंधा है, इसलिए वह कुछ कार्य अकेले नहीं कर पाता, परंतु जब उसे अपने से अधिक कुशल बालक या परिवार का सदस्य जैसे माता पिता, बड़े भाई बहन या शिक्षक उसकी सहायता करते हैं तो उसकी क्षमता और अधिक हो जाती है। ठीक है, उसकी क्षमता और अधिक हो जाती है, अर्थात बच्चा जो कर रहा है और जो करने की क्षमता रखता है के बीच के क्षेत्र को संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है या फिर जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। ओके, अतः यह उदाहरण है कि एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची के समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? बताइए भाई। कौन सा ऑप्शन सही है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, या फिर अनुकूलन एवं संगठन, या फिर पुरस्कार एवं दंड? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। वाइगोत्स्की ने पियाजे के मत के विपरीत जैविक कारक से ज़्यादा सामाजिक कारक को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे भाषा, स्मृति व आमूर्त चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा है। इस प्रकार सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को उन्होंने बालक के विकास में महत्वपूर्ण माना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? बताइए भाई कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच में संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, या फिर अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है?
देखिए भाई, पास में रोड है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो होता ही है, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, या फिर विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। ओके, विकास और अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कुछ कथन सत्य हैं, उनको सुन लीजिए आप लोग और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, ठीक है। और विकास एवं अधिगम दोनों अनवरत गति से जीवन पर्यंत तक चलती रहती हैं। और है, विकास एवं अधिगम के संबंध को इस तरह समझा जा सकता है कि बालक का जैसे जैसे विकास होता है उसका व्यवहार भी परिष्कृत होता जाता है, अर्थात उसके विकास के साथ साथ अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन भी होता जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है? बताइए भाई, कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के कौशल में से एक है? सुरक्षित रखने की योग्यता, या फिर परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, या द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, या फिर सजीवात्मक चिंतन। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सुरक्षित रखने की योग्यता, ठीक है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो होता है ना, वो 7 से लेकर 12 वर्ष तक होता है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था का एक प्रमुख कौशल सुरक्षित रखने की योग्यता है, ठीक है। वस्तुओं को सुरक्षित रखने की योग्यता, इसे संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा भाई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को कई हिस्सों या टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाई, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था का एक प्रमुख कौशल सुरक्षित रखने की योग्यता, ठीक है भाई। वस्तुओं को सुरक्षित रखने की योग्यता एक प्रमुख कौशल है, किसका? मूर्त क्रियात्मक अवस्था का, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक या क्रियात्मक अवस्था को संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा भाई। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को कई टुकड़ों या हिस्सों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं होता। पियाजे के अनुसार संरक्षण के ज्ञान के लिए विलोमीयता तथा तार्किक गुणिता नामक 2 पूर्व योग्यताओं का होना आवश्यक है, ठीक है। विलोमीयता से आशय किसी वस्तु को मानसिक स्तर पर उसके आकार को समझने से है। तार्किक गुणिता से आशय है कि किसी वस्तु या समस्या की 2 या 2 से अधिक बीमाओं या विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने से है, ठीक है। बच्चे इस अवस्था में तरल, लंबाई, भार इत्यादि के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? बताइए भाई, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? बताइए।
प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन या फिर निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस। आगे देखते हैं, सक्रिय विनियोजन से सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया या फिर कौशलों का अर्जन। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ओके, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ठीक है, जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान में शोध के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने अधिगम प्रक्रियाओं को योजना द्वारा, सामंजस्य द्वारा, आत्मसात द्वारा पूर्ण होना बताया है। ठीक है, उनके अनुसार अधिगमकर्ता को एक आदर्श अधिगम वातावरण प्रदान करने पर वह एक अर्थपूर्ण ज्ञान का निर्माण करता है। कौन कहते हैं भाई? जीन पियाजे कहते हैं। जीन पियाजे विकासात्मक विज्ञान में शोध के लिए जाने जाते हैं। और लेव वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद के जनक हैं। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद के जनक हैं और मानते हैं कि अधिगम एवं विकास एक सामंजस्यकारी गतिविधि है जिससे बच्चे शिक्षा और समाजीकरण के संदर्भ में ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों ही बच्चों द्वारा सक्रिय रहकर ज्ञान निर्माण पर बल देते हैं और बच्चे को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना। ठीक, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना कि जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? बताइए भाई। पहला ऑप्शन है लैंगिक यानी जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, या फिर रूढ़िवादी लैंगिक या फिर जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, या लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, या लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। ठीक है, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। यह लैंगिक यानी जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए प्रभावी रणनीति है। परंपरागत रूप में लिंग विशेष, ठीक, स्त्री या पुरुष को किसी कार्य या भूमिका से संबंधित करके देखा जाता है। जैसे घर का कार्य करने के लिए महिलाओं एवं ऑफिस का कार्य करने के लिए पुरुष को प्रतिरूपित किया जाता है। यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता जैसे सामाजिक दोषों पर शिक्षण करते समय शिक्षक को पुरुषों और महिलाओं दोनों के गैर परंपरागत भूमिकाओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उदाहरण के लिए महिलाओं को घरेलू कार्यों के अतिरिक्त ऑफिस कार्य, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट आदि की भूमिकाओं में दिखाना या बताना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित वर्णन, ठीक, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। ठीक है, चलिए भाई पढ़ते हैं। देखिए, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अंतःकरण के द्वारा देखिए, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। चलिए भाई पढ़ते हैं वर्णन को। देखिए, वर्णन है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ठीक है, तो बताइए भाई, यह जो है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है या फिर सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास है या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है या फिर यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास है। भाई बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, द यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक है, कोहल वर्ग के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास सोपान में किशोर उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एक रूपता से युक्त होते हैं। इस अवस्था में किशोर सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच में फंसा होता है तो वह व्यक्ति यह तर्क देता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर कार्य करना चाहिए, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। इस प्रकार इस अवस्था में अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के सही कार्य परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। बताइए भाई, विशेषताएं पढ़ते हैं भाई। देखिए, विशेषताएं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, अंतरावैयक्तिक या फिर अंतर्वैयक्तिक या फिर नैदानिक या प्रकृतिवादी। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है, जबकि अंतरावैयक्तिक बुद्धि में अपने भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता समाहित रहती है। ठीक है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि में व्यक्ति जो है अपने आप को गाइड करता है। ठीक है, अपने आप को निर्देशित करता है भाई। ओके, गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि होती है, परंतु वंशानुक्रम तथा वातावरण के अभाव के कारण इनमें से कोई एक या अनेक प्रकार की बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? बताइए, बच्चों के मूल्यांकन के लिए कौन से कारण होने चाहिए? पढ़ते हैं। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना, या फिर कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, या फिर समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, या बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, यही पहला ऑप्शन छोड़ करके, ठीक है, पहला ऑप्शन छोड़ करके सभी के सभी ऑप्शन सही हैं भाई, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाई, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, परिवार, विद्यालय, या फिर पास पड़ोस? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग देख रहे होंगे कि टिक लगा रहे हैं, किसी और पर बोल रहे हैं कोई और नाम, वो सब चलता है भाई, कोई बात नहीं। मीडिया, विद्यालय, परिवार, पड़ोस, बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सभी के सभी ऑप्शन सही है भाई, कोई गड़बड़ नहीं है। पहला मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस, सभी, ठीक है। समाजीकरण एक विस्तृत और अंतहीन प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति समाज के मूल्यों, मानदंडों, नैतिकता, आदर्शों आदि को ग्रहण करता है और अपने व्यवहार को सामाजिक रूप से उपयोगी बनाने का प्रयास करता है। व्यक्ति के समाजीकरण में निम्नलिखित एजेंसियां, संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, जैसे परिवार, पास पड़ोस, सहचर समूह, विद्यालय, समाज, मीडिया, जिसे हम लोग जन संचार माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो थे सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन भाई, प्रैक्टिस सेट नहीं बोलेंगे। तो कमेंट करके बताइए आप लोगों का 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ और वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ दिन में आपको मिलने वाला है फास्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट। 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, सबका एक ही वीडियो में फास्ट रिवीजन होगा भाई, ठीक है। सीडीपी का एक वीडियो में, हिंदी का एक वीडियो में, साइंस का एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहेगा भाई, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा ना तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। वो तो रिवीजन के लिए बना रहे हैं भाई, आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, वेट करिए, जल्द ही मिलने वाला है आप लोगों को सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट, रिवीजन प्रैक्टिस सेट। और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।